है ना। और महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2005 की प्रासंगिक धारा हमें यह देखना चाहिए कि सलीमत ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो अधिकारी जिसने शपथ पत्र दिया, जिसने कहा कि जानबूझकर नहीं किया, उसने अपनी सभी सीमाओं को पार कर लिया, ये बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है। इसके लिए, उस अधिकारी के लिए जिसने अपने दोषी साथियों को दोष मुक्त कर दिया। आगे देखिए, श्री सालीमत को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है। उन्होंने 2000 सभी 2011 को पारित आदेश को पार करने की कोशिश की है ना, और ना ही अपराध दर्ज करने के लिए, मतलब इनको कोई अधिकार नहीं था। इनको अपराध, श्री सालीमत से अपेक्षा थी कि वे राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश का सही अर्थों में पालन करें। मतलब सूचना आयोग ने जो आदेश दिया था, उस आदेश का पालन करना चाहिए था, इनको खुद कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए था। और उसने कहा गया कि जो इसके एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट है आपका, रिकॉर्ड एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, इसके तहत सीधे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, वो काम नहीं किया। तो इसी को, इस बॉम्बे हाईकोर्ट को सामने रखते हुए हम इस मैटर में मेंशन कर रहे हैं, इस ऑफिसर लेटर में हम, उपरोक्त पैरा में दोषियों के हलफनामे से प्रतीत होता है कि उन्होंने दस्तावेज गायब होने के मामले में खुद ही जज बनकर क्लीन चिट दे दी है और राज्य सूचना आयोग के आदेश को तिलांजलि दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के माननीय जज साहब उपरोक्त आदेश में कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि प्रतिवादी ने अत्यधिक उत्साह प्रदर्शन करके जांच करने व तथ्यों की खोजबीन का कार्य अपने ऊपर ले लिया, तथ्यों की खोजबीन करने का कार्य अपने ऊपर ले लिया है। साथ ही आगे जज साहब ने प्रतिवादियों के बारे में कहा है कि प्रतिवादियों ने पैरा 9 में साहसिक बयान दिया है कि उनके विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा जानबूझकर रिकॉर्ड को गलत तरीके से नष्ट करने या नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। विभाग ने कर्मचारियों के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड शिकायत दर्ज नहीं की, ऐसा कहकर प्रतिवादियों के उपरोक्त बयान के आधार पर माननीय जज साहब ने प्रतिवादियों के लिए कहा है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और राज्य सूचना आयोग के आदेश को पार करने की कोशिश की है, जबकि माननीय जज साहब के अनुसार उपरोक्त निर्णय लेने का अधिकार प्रतिवादियों को बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि प्रतिवादियों से अपेक्षा थी कि वे राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन करें। वर्तमान मामले में अब ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है, उसमें समझ में आया हम लोगों को कि कैसे वो अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी थी एफआईआर करने की, उसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वे उस, और ये वर्तमान मामले में भी हम जो कह रहे हैं कि वर्तमान मामले में इनके विभाग, जो एयरपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने जज बनकर फैसला किया, जबकि आप, हम कह रहे हैं इनको कि आपके विभाग के अधिकारियों का इसको संज्ञेय अपराध के मामले में संज्ञेय अपराध था, रिश्वत लेना ये संज्ञेय अपराध है, किसी की जान लेना, किसी का परिवार खत्म होता है, इससे उसका मान सम्मान खत्म होता है, जिसको अगर नौकरी से निकाला जाता है, नौकरी से जो हटता है। तो रिश्वत लेने वाले के खिलाफ आप संज्ञेय अपराध था, वो अपराध दर्ज करना चाहिए था, तो उस संज्ञेय अपराध के मामले में जांच किए जाने का अधिकार ही नहीं था। ये अधिकार इनको था ही नहीं, डायरेक्टर को, कि भाई वो खुद क्या बोलते हैं, अभी संज्ञेय अपराध की शिकायत, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी शिकायत की गई है कि रिश्वत ली गई है, ये प्रूफ है, ये सब कुछ है, उसकी जांच करने का उनको थोड़ी ना अधिकार था। जांच करने का अधिकार तो पुलिस को है। आगे हमने इसमें लिखा है कि राकेश को दोषमुक्त करते हुए भी लिखा गया कि उनके पास, आखिरी पेज में देखिए, जो हमने शुरू में बताया कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग श्री अरुण कुमार द्वारा समिति को दी गई, उस रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता एवं सत्यता कानूनी तौर पर जांचने में समिति सक्षम नहीं है, जिसमें यह भी साबित होता है, वह खुद, आप खुद मानते हैं कि आपके पास वह साधन व शक्ति नहीं है जिससे साक्ष्यों को प्रमाणित किया जा सके, जिनका सहारा लेकर सच्चाई को सामने लाया जा सके। मतलब आपके पास साधन ही नहीं है, तो फिर आपने जांच क्यों की? आपके पास साधन ही नहीं थे तो आपने जांच क्यों की इस चीज में? आगे देखिए, आपके विभाग के जन सूचना अधिकारी ने भी 2 लाख कुछ वह भ्रष्ट आचरण का परिचय दिया है और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ये ऑडियो अनम्यूट म्यूट कीजिए जरा। एक आदमी को भी
का पात्र माना, मधु सिंह पात्र उसका ठीक था। मधु सिंह जी का म्यूट की। तो दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पीड़ित को आवश्यक संपूर्ण दस्तावेज, इसमें हमने आरटीआई से जो दस्तावेज मांगे थे वो इनको तुरंत 30 दिन के अंदर दे देना चाहिए था सत्यापित करके। वो इन लोगों ने जानबूझकर 9 महीने तक लेट करे। पहले पेपर दिए बिना सत्यापन के, इसका कोई आधार नहीं, जिसको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, जिसको लेकर हम कहीं जा नहीं सकते। अगर कहीं जाएंगे तो फिर वहां से नए सिरे से शुरुआत होगी। तो वो जानबूझकर इनके द्वारा बिना सत्यापित के रिपोर्ट दे दी गई। जेस को प्राप्त करते करते प्रथम अपील, 2 बार अपील, इनके एक अधिकारी जो एयरपोर्ट के दिल्ली के मुख्यालय के अधिकारी जिनको प्रथम अपील लगाई गई थी, वहां पर प्रथम अपील ने तो जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अननोन दूसरा व्यक्ति आ गया। उसने कहा कि आपको सारे पेपर मिल चुके हैं, ये आप हमें परेशान कर रहे हैं आरटीआई लगा के। जिसके ऊपर हम लोगों ने आरटीआई लगाई कि आप हमें वो सबूत दे दीजिए जिसके बेस पर आपको नजर आए कि आपने पूरे पेपर दे दिए। जब ये सब लगा और ये सब चीज हुई, तब आखिर में अभी अभी कुछ दिन पहले ये पेपर हमें मिला सत्यापित करके। तो ये चीज हुई। अब आप आगे देखते हैं, यदि जन सूचना अधिकारी योग्य व ईमानदार व योग्य होते तो केवल 30 दिन के भीतर ही मांगे गए संपूर्ण दस्तावेज दे दिए। इससे क्या साबित हो रहा है? अगर योग्य ईमानदार हो तो उनकी ड्यूटी थी 30 दिन के अंदर देना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं दिए। तो ऐसे अधिकारी ईमानदार हो सकते हैं? ये ड्राइवर के समान है जो जानबूझकर बच्चे के ऊपर या इंसान के ऊपर गाड़ी के लिए। ये है। अभी आगे हमने इनको दूसरा दिया है, हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ उदाहरण दिए हैं जजमेंट के, उसको हमने सामने मेंशन किया है, उसको देखना जरूरी है। इंग्लिश में है, हम हिंदी में शॉर्ट में आप बोलेंगे। पहले का तो हमने काफी एक्सप्लेन करा, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बोलेंगे। तो पहला है, हमने पॉइंट दिया है कि एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, अमानुल्लाह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो अमानुल्लाह का है, जो स्टेट ऑफ बिहार के खिलाफ है। इसमें मैं शॉर्ट में जो उसका मंशा यानी अर्थ निकलता है जो वर्ड्स का, उसका पैरा वो सब हम मेंशन करके बराबर बाकायदा देते हैं। तो इस जजमेंट के अनुसार माननीय ने संज्ञेय अपराध पर संज्ञान लिया। माननीय मतलब संज्ञान ले लिया। यहां पर हम उसको किस तरह विश्लेषित कर रहे हैं वो देखिए। वर्तमान मामला भी संज्ञेय अपराध से संबंधित है, यानी जो हम बता रहे, जो पीड़ित का है अरुण कुमार का जो मामला है वो भी संज्ञेय अपराध से संबंधित है। एक रिश्वतखोर अधिकारी की वजह से एक परिवार की रोजी रोटी छीनी गई, पीड़ित को गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। यही हालत आपके किसी स्थायी अधिकारी के साथ किया गया होता और तो क्या उसके साथ ऐसा करना मुमकिन था? मतलब जैसे इसको अब डिमोशन कर दिया गया, ऐसे क्या किसी उनके अधिकारी का, उनके साथी का कर सकते थे डिमोशन? कभी नहीं, जो मुमकिन ही नहीं था। और तो फिर पीड़ित के साथ क्यों किया गया? क्योंकि वो अस्थाई है, मतलब वो इंसान नहीं है। लोकतंत्र नहीं है क्या यहाँ? लोकतंत्र सबके लिए बराबर है, चाहे रंक हो या राजा। लोकतंत्र में सबको एक ही सजा मिलती है। लेकिन ये लोगों ने क्या करा? अपने आप को राजा बना डाला, अपने आप को भगवान बना डाला कि नहीं, हमारे ऊपर ये नियम लागू नहीं होंगे, ये नियम इन लोगों के ऊपर लागू होंगे क्योंकि अस्थाई है। ये ऐसे है हमारे भ्रष्ट सम्मान भूषण के अधिकारी। आगे देखिए, अतः उक्त मामले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समान आपने तुरंत संज्ञान लेकर दोषी व भ्रष्ट रिश्वतखोर अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। हमने साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है जिसमें माननीय ने सिर्फ साफ साफ कहा है, जिसमें संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश, मतलब एफआईआर जो करना है उसको रद्द कर दिया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया और हाई कोर्ट के विरुद्ध जाकर उसने कहा कि ये एफआईआर दर्ज करनी होगी मजिस्ट्रेट का मतलब। तो ये वो चीज है। तो ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा,
इसमें इंग्लिश का मैं पॉइंट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं हिंदी का शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ रहा हूं, के अनुसार, उस पॉइंट के अनुसार ये प्रथम दस्तिया मामला संज्ञेय अपराध का बनता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जो दर्ज है, जो कहते हैं पेटिशन दाखिल की गई, पेटिशन के अंदर जो अप्लीकेंट है वो कहता है कि पहली नजर में ये अपराध संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है पहली नजर में। तो उच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल धैर्य के साथ करना चाहिए था। अगर कोई भी मामला प्रथम नजर में, प्रथम दृष्टया कॉग्निजेबल नजर आ रहा है, अपराध नजर आ रहा है, तो हाई कोर्ट को धैर्य का इस्तेमाल करना है, इमीडिएट उसको रिजेक्ट नहीं करना है। ये पेटिशन में पेटिशनर बोल रहा है, अप्लीकेंट किसे, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो अपनी पेटिशन में, जिसके अनुसार हम इस वर्तमान मामले को हम वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो वर्तमान मामले में भी पहली नजर में ही संज्ञेय अपराध साबित हो रहा है। कैसे? रिश्वत ली लगाया गया है। आप कह रहे हो कि रिश्वत हमारे सामने नहीं ली, आप यही बोलोगे। आपको इतने सारे ऑडियो दिए जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें रिश्वत मांग रहा है, दूसरे वर्कर भी बोल रहे हैं हाँ रिश्वत मांग रहा है, और आपने खुद कह दिया इसके अंदर कि भाई हमारे पास वो साधन नहीं है जिससे हम इन ऑडियो की हम प्रमाणिकता चेक कर सके। तो भाई हमने किसने कहा आपको चेक करने को? आपका काम था पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के लिए सीधे आदेश देना था आपका काम, ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपने संज्ञेय अपराध को नहीं लिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने तुरंत एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। अभी तीसरा पॉइंट है इसके अंदर के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने विद्वान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करके अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। पेटिशनर ने कहा है कि जो जुडिशियल मतलब जो मजिस्ट्रेट ने एक संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, उस आदेश के के विरुद्ध गई हाईकोर्ट, कौन? सामने वाला हाईकोर्ट ने उनके जो पेटिशनर के मतलब खिलाफ, मतलब जो संज्ञान लिया गया था उसके खिलाफ आदेश दे दिया, उसको रद्द कर दिया, उसका मजिस्ट्रेट के आदेश को। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर ने अपनी यह पेटिशन लगाई है कि हाई कोर्ट ने बहुत उत्साह बिना कुछ सोचे अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। ये साफ साफ कहा है, पेटिशनर ने कहा है। तो यहां पर भी वर्तमान मामले में भी संगठन ने व पीड़ित ने आपके विभाग के अधिकारियों पर भरोसा किया कि उसे आपके विभाग द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया, वह भ्रष्ट व रिश्वतखोर अधिकारी राकेश को बचाया व बेगुनाह पीड़ित को मरने के लिए छोड़ दिया। सबूतों के साथ दी गई थी शिकायत, आपका काम था एफआईआर दर्ज करवाते, इसको पीड़ित को इंसाफ दिलवाते, आपने नहीं किया। जैसे हाईकोर्ट ने बिना कुछ देखे मजिस्ट्रेट के आदेश को मतलब देखा नहीं, रद्द कर दिया, तो वैसे ही यहां पर हुआ। आपको देखना चाहिए था, संज्ञेय अपराध है, रद्द कर दिया आपने। आगे देखिए, अगला पॉइंट चौथा नंबर है, इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान के आदेश को तभी रद्द किया जाना चाहिए जब अदालत के सामने रखी गई सामग्री किसी अपराध का खुलासा नहीं करती हो या लगाए गए आरोप तुच्छ, परेशान करने वाले या दमनकारी होते। इसलिए मुकदमे से पहले उसका विश्लेषण नहीं होना चाहिए जब तक मामला सजा या दोषमुक्ति से समाप्त ना हो। मतलब यहां पर साफ साफ बोला जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिया गया उस आदेश को रद्द तभी करना चाहिए था जब आपको नजर आता कि जो सामग्री रखी गई है वो अपराध से रिलेटेड नहीं है, अपराध का खुलासा नहीं कर रही है। इस चीज को पूरी तरह से देखना चाहिए था, उसके बाद रद्द करना चाहिए था हाईकोर्ट को। ये चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। वैसे ही इस मामले में भी आपके विभाग के अधिकारियों ने खुद ही विश्लेषण करके भ्रष्ट व रिश्वतखोर अधिकारी को दोषमुक्त करार दे दिया, जबकि जांच होने व मुकदमा चलने के बाद ही तय होना चाहिए था कि रिश्वतखोर अधिकारी दोषी है अथवा नहीं। मतलब आपको पूरा मामला चलाना चाहिए था पहले। आप वहां नजर नहीं आ रहा ना कि खुलासा नहीं हो रहा है, अपराध का पता चल रहा है, वहां पर आपको रद्द नहीं करना चाहिए, आपको सेशन वहां पर ट्रायल में चलाना चाहिए पूरा मामला। वहां से पता चलता है कि मामला सही है या गलत है। वो पूरा प्रोसेस हो जाता, उसके बाद इस मामले पर फैसला करना चाहिए था। आपने बिना उसके ही सीधे फैसला कर दिया हाई कोर्ट ने। तो ये चीज के ऊपर यहां बोला गया है। अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट मैं इसमें बोलता हूं
इसके अंदर देखिए के अनुसार माननीय ने लोकस स्टैंडी के मामले में भी स्पष्ट कहा है। लोकस स्टैंडी मतलब क्या होता है कि आप किसी का कत्ल हुआ है, वो कत्ल की जगह पर कोई है नहीं, कोई एफआईआर करने वाला, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं। अगर हम गए या संगठन गया, कोई गया उसके मामले में कि भाई इसकी एफआईआर करी जाए, तो कहा जाएगा आपका लोकस स्टैंडी क्या है, आप कौन हो, ये कहकर एक कत्ल के हत्यारे को बचाया जाता है हमारे देश में, जबकि ये अपराध है। अपराध कोई सा भी हो, 51A में हमें दिया गया अधिकार, दिया गया कुछ भी अपराध है उसको आपको उजागर करना है। तो लोकस स्टैंडी का बहाना बनाकर कई मामलों को ये लोग जज होते हैं, आपके पुलिस वाले होते हैं, कोई भी, ये लोग उस मामले को, अपराधियों को बचा ले जाते हैं। उस शक्ति का उपयोग करो, लेकिन तरीके से ये चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें समझाई है। माननीय ने कहा है किसी भी आपराधिक मामले में लोकस स्टैंडी के नाम पर प्रतिकूल फैसले देकर जीवन या स्वतंत्रता को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई जाती है, मतलब नुकसान पहुंचाया जाता है। माननीय का कहना है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब का माननीय का कहना है कि वर्तमान समय में कोई भी मजिस्ट्रेट अदालत में कार्रवाई शुरू कर सकता है, चाहे मामले छोटे हो या बड़े। माननीय जज साहब क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी मामले की सुनवाई शुरू कर सकता है, चाहे वह मामला छोटा हो या बड़ा हो। ये कौन कह रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहता है। और यह भी माननीय कहते हैं कि बड़े मामले वे हैं जो सरकार को घेरे में लेते हैं। बड़े मामले हम किसको कह सकते हैं? जो सरकार को घेरे में लेते हैं, सरकार के भ्रष्टाचार को, या लेते हैं। और ऐसी स्थिति में कानून चाहे कितना भी स्वतंत्र हो, हम कहते हैं लोकतंत्र है, कानून स्वतंत्र है, मगर यहां क्या होता है, खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून कितना भी स्वतंत्र हो, सार्वजनिक अधिकारी, पुलिस या अभियोजन अधिकारी हो, ये सभी सरकारी पर्यवेक्षण के अधीन होते हैं और सरकारी निर्णयों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सरकार के साथ व्यक्तिगत संबंध होने और ऐसे मामलों पर मुकदमा न चलाने के निर्णय को सही या गलत तरीके राजनीति से प्रेरित रूप में देखा जाता है। मतलब ये जितने भी अधिकारी या इस टाइप के जितने भी मैटर जो बड़े राजनीति से प्रेरित होते हैं, तो माननीय मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जज कह रहे हैं कि इसमें ये बड़े बड़े अधिकारी जो इस मामले को चलाएं या ना चलाएं, उनके व्यक्तिगत संबंध होते हैं और ये साफ साफ राजनीति से प्रेरित होते हैं। ये खुद जज साहब मानते, कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज मानते इस चीज को। तो आप भी अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे हो, तो यहां हमने लिखा है वर्तमान मामले में भी पीड़ित रिश्वतखोर अधिकारी से उन सभी पीड़ितों को बचाना चाहता है जो गुलाम बनकर अपनी मेहनत की कमाई उसे रिश्वत के रूप में दे रहे हैं। आप सोचिए, आज अरुण पाल जी अकेले हैं, एक बच्चा रहता है ना, बच्चे को हम स्विमिंग सिखाते हैं, तैरना सिखाना है, तो हम तैरना कब सिखाएंगे? उसको पूरी तरह सुरक्षा देंगे, तभी हम तालाब में या स्विमिंग पूल में उसको तैरना सिखाएंगे। उसके ऊपर ट्यूब होगा, उसके आसपास सभी तैराक लोग होंगे जो उसको बच्चे डूबने से बचाएंगे। तभी तो वो बच्चा क्या बोलते हैं, बच्चे को तैरना, उसका बाप वहां भेजेगा बच्चे को तैरना सीखने के लिए, यानी पूरी सुरक्षा में। अभी अरुण पाल जी जैसे निकल आए बाहर, अगर वो बाकी के सब जितने लोग थे जो पीड़ित है, जो शोषित हो रहे हैं, उनको आप सुरक्षा दे दीजिए, उनकी जिंदगी भर की उनकी नौकरी पर ये लगा दीजिए आप ठप्पा कि इनकी कोई उनको नौकरी से नहीं निकाल सकता, कोई उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, कोई उनके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकता। सबके सब बाहर आ जाएंगे, सबके सब इस अधिकारी के खिलाफ इमीडिएट एक्शन ले लेंगे, बोले और मुंह खोल देंगे कि हाँ उसने रिश्वत ली है, उसने रिश्वत मांगी है। नहीं करेंगे? बताइए आप सबके सब यहां मौजूद है, कोई भी एक बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे सुरक्षा दे दीजिए ना आप, ये आ जाएंगे बाहर। लेकिन ये सुरक्षा नहीं दे रहे ना कोई, वो लोग अपने परिवार को बचाने के लिए इस गुलाम की जिंदगी को जीने को मजबूर है। अरुण पाल जैसे लोग बहुत कम होते हैं
जो बाहर आते हैं। इन्होंने अपना सब गवाया, लेकिन इनकी लड़ाई, इनके गवाने से ये निश्चित है, आप और हम सब जानते होंगे, इनकी वजह से वहां पर वो अधिकारी अब रिश्वत नहीं ले रहा होगा, और जितने भी वहां के कर्मचारी सबको पूरा पेमेंट मिल रहा होगा, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा होगा। ये किसकी वजह से? इन अरुण पाल जैसे साहसी लोगों की वजह से होता है। ये परेशान हाल है, लेकिन इनकी परेशानी की वजह से, इनकी हिम्मत की वजह से उन लोगों को सहयोग मिला हुआ है, मगर कोई बाहर नहीं आएगा। मगर हम सबको, अगर अरुण पाल को हम इंसाफ दिलवाएंगे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बीच चौराहे पर मारेंगे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम जेल पहुंचाएंगे, तभी जाकर के अरुण पाल जैसे इंसान बाहर निकलेंगे और शोषण होना बंद होगा, तब ये लोकतंत्र लोकतंत्र कहलाएगा। तो यहां पर भी यही चीज है कि ये बाहर निकले। आपके विभाग के सभी, अभी हम लेटर पढ़ रहे हैं आगे का, आपके विभाग के सभी अधिकारी अपने रिश्वतखोर अधिकारी को बचाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके विभाग द्वारा खुद संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए और बाकी फैसला पुलिस व अदालत के ऊपर छोड़ना चाहिए। हमारा कहना है सिंपल सा, सर्वोच्च न्यायालय का भी यही कहना है कि ये पूरा मामला पुलिस क्यों छोड़ना चाहिए था, इनकी जिम्मेदारी नहीं है इस चीज की। आगे देखिए, माननीय दाभोलकर मामले को भी इनके द्वारा इन्होंने चिन्हित किया है। इस जजमेंट में माननीय दाभोलकर, जो यहाँ पर महाराष्ट्र में जिनका हत्यारों ने, कुछ जातिवादी हत्यारों ने जिनको खात्मा किया था, उस मामले को भी इन्होंने यहाँ चिन्हित किया है इस जजमेंट में। आगे देखिए, माननीय ने साफ कहा है कि पुलिस या निजी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई शिकायत पर राज्य की मशीनरी गतिमान होती है, क्योंकि जो मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई शिकायत पर पुलिस या निजी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो उस वक्त जो शिकायत, उसमें राज्य की मशीनरी गतिमान होती है, राज्य की मशीनरी काम आती है, और यदि आरोपी बरी हो जाता है तो अपील करने का अधिकार उसका बना रहता है। यानी अगर इसमें आरोपी बरी हो गया तो भी आरोपी के खिलाफ शिकायत का अधिकार है या पुलिस को अधिकार है इस मामले में। तो यहां पर भी वो चीज बताई गई है। वर्तमान मामले में भी आपके द्वारा अपराध की समीक्षा का दायित्व पुलिस को देना चाहिए था, भले ही परिणाम कुछ भी मिले। हमारा क्या कहना है इसमें अधिकारी को कि भाई वर्तमान मामले में भी आपने खुद इसमें, इस मामले में अपराध की समीक्षा नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि यह मामला एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस थाने में दे देना चाहिए था। आगे देखिए, माननीय ने कहा है कि स्पष्ट अन्याय के अत्यधिक मामले जहां सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है और पीड़ित पक्ष को यह महसूस होता है कि मामले पर और विचार करने की आवश्यकता है, हमारे विचार में उन्हें सरकार की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। न्याय के प्रशासन में विश्वास को प्रेरित करने और बनाए रखने के लिए एक निजी पक्ष को दी गई अनुमति के साथ अपील के सीमित अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, जिसकी पैसा है वो पुलिस को पैसा खाकर अपने पक्ष में मामला दाखिल वो करवा लेती है। परिणाम क्या है, जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है इसके अंदर कि ऐसा पुलिस करती है, पुलिस पैसा खा करके उसके पक्ष में फैसला कर देती है। क्यों? क्योंकि जो राजनेता लोग या बड़े बड़े लोग जो है, पैसे वाले लोग, वो अपने पक्ष में फैसला करवा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में पीड़ित को शिकायत करने का, अपील करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है। अभी निजी शिकायत पर किसी भी पीड़ित व्यक्ति के कहने पर शुरू किए गए मामले को शामिल करना चाहिए। इनका कहना क्या साफ है, किसी भी शिकायत पर या किसी पीड़ित के व्यक्ति के कहने पर शुरू किए गए मामले को शामिल करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मतलब अगर अपराध हुआ है तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस मामले की सुनवाई शुरू करनी चाहिए। वर्तमान मामले में भी पीड़ित के अधिकार मौजूद है, हमने लिखा इनको, उसके लिए आपके विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाना अति आवश्यक है। मतलब पीड़ित की तरफ से आप एफआईआर दर्ज करिए वहां पर इस मामले में। आगे माननीय उच्च न्यायालय के लिए कहा है कि संविधान अनुच्छेद 136 ना तो किसी को उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अधिकार प्रदान करता है और ना ही किसी को रोकता है। माननीय का कहना है कि न्यायालय की शक्ति का क्षेत्र किसी की भी सीमा से सीमित नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा बरी किया जाना न्याय का गर्भपात है। देखिए एक चीज, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करी है। क्या कहा है कि उसने जो रद्द की, जो एफआईआर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेकर दर्ज करने का आदेश दिया था, उस एफआईआर को हाईकोर्ट बिहार,
हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था 136 का सहारा लेकर, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके। तो वो चीज इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोली है कि हाईकोर्ट ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया अपनी का। उसको पूरा देखना चाहिए था, मामले को पूरा देखना चाहिए था। अगर उसे लगता कि क्या बोलते यहाँ पर कुछ नहीं तो रद्द करता। जब प्रथम दस्ता में अपराध साबित हो रहा है तो फिर उसको न्यायालय के सुपुर्द करना था, वहां पर पूरा मामला चलने देना था। ये चीज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वैसे ही हम कह रहे हैं वर्तमान मामले में भी न्याय का गर्भपात किया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने न्यायालय का गर्भपात किया है। यहाँ फिर से हमारा रिमेनिंग टाइम आ गया है 10 मिनट का, तो हम जरूरी है ये सब बोलना, सबको समझना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पर ही तो आप जवाब दे सकते हो। सुनिए, आपको जब ताकत मिलेगी, ये कोई हमारे जब वो नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के है। हम लोगों को इतना ज्ञान, इतनी ताकत आनी चाहिए कि हम इन लोगों को जवाब दे सके। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों जूतों पर मारना चाहिए, इसका हमें ताकत मिलनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कैसे हम इनको मार सकते हैं। और ये हम नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसने गलत किया, भ्रष्ट अधिकारी ने। ये भ्रष्ट अधिकारी ने जानते बूझते इंसान को कुचला। हाँ, ये इसी से निकल रहा है ना इस चीज का। तो ये आगे देखिए, अगला पॉइंट तो छठा मेरा, ये 30 पेज की है पूरी फाइल, जिसमें इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में हमने इसलिए रखा कि उन लोगों को पढ़ने में, वो लोग बड़े ज्ञानी श्यानी है, उनको इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश हमने रखा है, उसमें हमने हिंदी के अपने कमेंट्स दिए हैं। आगे देखते हैं के अनुसार माननीय ने साफ कहा है कि अपराधी को बरी करके न्याय का गर्भपात किया गया है। माननीय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए कहा है कि उसने, हाई कोर्ट ने न्याय का गर्भपात किया है। सोचिए, मतलब न्याय का गर्भपात हाई कोर्ट ने किया। इस चीज को कैसे कि संज्ञेय अपराध को उसने रद्द कर दिया। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेकर संज्ञेय अपराध लिया, उस अपराध को बिना सोचे समझे हाई कोर्ट ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके रद्द कर दिया। ये कौन सा तरीका हो गया? तो ये चीज यहां पर मेंशन है। वर्तमान मामले में भी आपके विभाग द्वारा न्याय का गर्भपात किया गया है, जिसके आपके विभाग द्वारा तुरंत सुधार करना चाहिए। हम कह रहे हैं इनसे, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉ को दिखाते हुए कि आपने भी न्याय का गर्भपात किया है, इसमें सुधार कीजिए, तुरंत एफआईआर दर्ज कीजिए। अगला पॉइंट देखिए, 7वां के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं, माननीय ने साफ कहा है कि विद्वान चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर कथित अपराधों का संज्ञान लिया और प्रथम दस्ता में संज्ञेय अपराध का मामला पाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो दस्तावेज पेटिशनर ने उसके सामने रखे, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया और पहली नजर में उसको नजर आया कि यहां पर अपने संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस पाया गया। तो फिर उसने लिया, कौन सा गलत किया? तो यहां पर भी हम कह रहे हैं इनसे कि इस मामले, वर्तमान मामले में उपलब्ध सबूत जो हमने दिए प्रथम दस्ता में संज्ञेय अपराध की पुष्टि करते हैं। जो सबूत हमने दिए वो पहली नजर में ही अपने संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुष्टि कर रहे हैं, तो उस पर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। अगला 8वां पॉइंट है, देखिए, के अनुसार माननीय ने साफ कहा है कि यह एक आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग स्वयं से करना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि एक शक्ति का उपयोग करने से, जो आपको शक्ति मिली है उसका उपयोग संयम के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ करना चाहिए। आया तुरंत खट से ऐसे नहीं करना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि पहली नजर में अपराध साबित हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर अपराध साबित हो रहा है तो उसको रद्द क्यों करना? तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए कही है। तो हमने भी यहां पर इनसे कहा कि वर्तमान मामले में भी आपने जल्दीबाजी से सबूत होने के बावजूद भ्रष्ट व रिश्वतखोर अधिकारी को दोष मुक्त करार दे दिया, जो आपकी निष्पक्षता पर उंगली उठाता है। आपने निष्पक्षता के साथ काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो आपका साथी था, इसलिए आपने काम नहीं किया, आपने उसको बचाया। आगे देखिए 9वां पॉइंट के अनुसार माननीय ने साफ कहा है कि क्या अभियुक्त द्वारा बयान में दी गई सामग्री को शिकायतकर्ता द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। मतलब ये
कि अगर एक आरोप लगाया गया है शिकायतकर्ता के द्वारा किसके ऊपर, आरोपी के ऊपर, तो वो आरोपी कुछ सबूत लेकर, कुछ गलत तथ्य लेकर हाई कोर्ट जाता है और वहां कहता है कि ये गलत आधार पर मेरे ऊपर एफआईआर की गई है, तो उस मामले में उन सबूतों के खिलाफ शिकायतकर्ता को मौका देना जरूरी है कि वो साबित कर सके कि वो जो सबूत लेकर आए वो गलत है। यहां पर हमने साफ साफ लिखा है, यहां पर देखिए इस वर्तमान मामले में भी, है ना, हमने क्या लिखा है कि वर्तमान मामले में जिन गवाहों के बयान लिए गए हैं या जो टीम जांच के लिए तैयार की गई थी वे सभी या तो भ्रष्ट व रिश्वतखोर अधिकारी श्री राकेश के साथी थे। मतलब जो टीम बनाई गई वो उसी रिश्वतखोर के साथी थे या भ्रष्ट थे, या उनके नेतृत्व में काम करने वाले यानी उनकी लीडरशिप में काम करने वाले कर्मचारी थे। अगर ये कर्मचारी जो दबाव में थे इस टीम के सामने, ना तो पीड़ित की हिम्मत है जवाब सवाल करने की, अब अगर ये लोग जो अधिकारी है जिनके नीचे इन्होंने काम किया है पीड़ित ने, उनके सामने पीड़ित क्या सवाल जवाब कर सकेगा? या इनके वकील को ही बुला लिया जाता, इनके वकील के समक्ष भी आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसके वकील की उपस्थिति में सवाल जवाब हुए होते। मतलब रिश्वतखोर अधिकारी को बचाने के लिए आपके विभाग के अधिकारी द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया गया, ये साबित हो गया यहाँ पर, और एक तरफा फैसला किया गया जो पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज के बाद सही दिशा में जा पाए। यानी जब पुलिस में एफआईआर होगी तभी इसका फैसला सही ढंग से हो पाएगा, ये हमारा कहना है। आगे देखिए, अब एक दूसरा ये है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जजमेंट और है, इसको करने के बाद फिर हम लोग चलते फिर एक और सेशन लेंगे इसके बाद का, और इसके बाद फिर प्रश्न जो भी है पूछ के आप लोगों से सबसे हम सवाल जवाब करवाएंगे कि इस मामले में क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, अभी एक मैं और पहला इसका दूसरे जजमेंट का पैरा पढ़ता हूँ। पहला पैरा आप लोगों को सबको फिर मैं याद दिला दूं, अभी 3 मिनट के बाद फिर से ये बंद होएगा, हमें एक नया सेशन चालू करना पड़ेगा। आप लोग जरूर शामिल होना इसमें कि हमारी जरूरत है, आप सबको ताकत बनना है इनके समाज, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। इनके प्रति हमारे को जो ताकत होनी चाहिए वो ज्ञान की ताकत है, वो ज्ञान की ताकत आपको रहेगी तभी आप इनके खिलाफ बोल पाएंगे। तो वो इसके लिए मेरे इस सेशन को आप लोगों को बहुत जरूरी है ना। मैं आगे एक पॉइंट और लेता हूँ, उसके बाद एक आगे सेशन आएगा के अनुसार जयवंत सिंह ने पाया कि ये दूसरा मामला है, ये कौन सा है, अनुसार दीपक त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला है ये। इसके मामले में हम एक पॉइंट लेते हैं के अनुसार जेएमएफसी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम फर्स्ट क्लास कोर्ट है, ने पाया कि शिकायतकर्ता को धमकी दी गई थी कि उसके यौन सुख की मांग को नहीं माना गया तो वह उसे बर्खास्त कर देगा। यानी जेएमएफसी ने इस चीज को माना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस चीज को माना कि एक महिला को यह कहा गया, यह धमकी दी गई कि उससे अगर डायरेक्टर है उसने यौन सुख नहीं दिया तो उसको बर्खास्त कर देगा, उसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो यहां पर भी वर्तमान मामले में पीड़ित का आरोप है कि यदि भ्रष्टाचार रिश्वतखोर अधिकारी के द्वारा मांगी गई रिश्वत उसे नहीं दी गई तो वह उसे बाहर कर देगा और यहाँ पर या डिमोशन कर देगा। यहाँ पर भी आरोपी ने ऐसा ही किया, इनका डिमोशन कर दिया, रिश्वत नहीं दी, डिमोशन कर दिया। वैसे वो महिला के साथ कि भाई अगर तुमने यौन सुख नहीं दिया तो हम तुम्हारा को बर्खास्त कर देंगे, वैसे यहाँ ये मामला है। वहां पर उसने माना तो यहाँ पर भी आपको मानना चाहिए था। इसमें अगला पॉइंट है के अनुसार शिकायतकर्ता कह रहा है उसके सही दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई। मतलब शिकायतकर्ता, क्योंकि दस्तावेज किसके पास है, अधिकारियों के पास रहते हैं, उन लोगों पर जो पावरफुल होते हैं उनके पास रहते हैं, तो उनके पास मौजूद दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो इस चीज को मानना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे इस मामले में भी पीड़ित के दस्तावेजों को नकारने का काम किया जा रहा है। मतलब पीड़ित के दस्तावेज जो उसको आप कह रहे हो कि नहीं वो किसी काम के नहीं, वो सही नहीं। तो इस चीज को आगे एक तीसरा पॉइंट है के अनुसार शिकायतकर्ता के विरुद्ध जांच के बाद विभाग के किसी भी कर्मचारी के द्वारा विभागीय कार्रवाई या कोई घटना या अपराध होना नहीं पाया गया, बल्कि आरोपी के खिलाफ अपराध घटित होना पाया। मतलब उन लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की शिकायतकर्ता के खिलाफ कि भाई ये गलत काम करती थी या इसके ऊपर, तो ऐसे कोई भी अपराध पुलिस ने भी जांच में नहीं पाए, बल्कि आरोपी के खिलाफ
इन्होंने जांच को पाया। वैसे ही इस पीड़ित के मामले में, यहाँ पर अरुण के मामले में भी कोई भी शिकायत आज तक इनके खिलाफ नहीं पाई गई, फिर भी इनका डिमोशन किया गया। कैसे, क्यों? तो जो भी इनका नुकसान है वो सबके जिम्मेदार है ये भ्रष्ट अधिकारी। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, आप उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। अगला अगला पैरा ये बंद होने वाला है शायद, लेस देन 1 मिनट। फिर से अटेंड होइए।